नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग, इसका रहस्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो पहले होता था कि माया जाल ऐसे करके कुछ कुछ चलते थे, जादुई शो, जादूगर आया करते थे, तो इंद्रजाल माया जाल उसी टाइप का ये ज्ञानेश का जाल दिनों दिन लोकतंत्र को, जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं कीड़े, वैसे ही लोकतंत्र को फंसाता जा रहा है। अब एक नए रहस्यमयी ऐप की एंट्री हुई है, एआई ऐप। इस एआई ऐप के बारे में ना तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, ना उनके साथ कोई डिस्कशन हुआ है, और सीधे उतार दिया गया बंगाल में। सवाल पूछने पर जवाब नहीं है। 26 लाख फर्जी वोटों की खबर किसने फ्लोट की और क्यों फ्लोट की गई है? क्या 26 लाख मतदाता टारगेट पर आ चुके हैं? 11 लाख नकली मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, ये महाराष्ट्र में जहां एसआईआर नहीं करवाई जा रही है, वहां पर खबर क्यों लाई गई है सामने? क्या कुछ विशेष टारगेटेड एरिया है जहां पर निपटाना है अपोजिशन को? और अपोजिशन अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी लिखता है ज्ञानेश को चुनाव आयोग। चिट्ठी कई राउंड आदान प्रदान होता है। वो कहेंगे हम 10 आना चाहते थे, कहेंगे 5 आओ, गाड़ी का नंबर नोट करवाओ, चक्का का साइज बताओ, गाड़ी का साइज बताओ, दुनिया पूछ लेते हैं, ड्राइवर की कुंडली बताओ। और भाजपाई बिना किसी खबर के, क्या आपके पास कोई खबर है, दर्शकों के पास कोई खबर है कि भाजपाई चुनाव आयोग में जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं? टीएमसी के सांसद मुलाकात करना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से खबर चल रही है, डेरेक ओब्रायन 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, 3 राउंड चिट्ठी लिख चुके हैं। अभी कल मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तय नहीं है। हो सकता है गिनती करके कहा जाए एक ज्यादा ले आए, होप नहीं होगी मीटिंग, गुस्सा हो गए ज्ञानेश। लेकिन भाजपा के सांसद चुपचाप चुनाव आयोग के दफ्तर में, ज्ञानेश के दफ्तर में पहुंच जाते हैं मीटिंग के। और खबर तब आती है जब वो मीटिंग करके निकल आते हैं, वो भी बहुत सिलेक्टेड इक्का दुक्का जगह पर खबर आती है। तो ये पूरा जो माया जाल, मकड़ जाल, इंद्रजाल है, इसी के भीतर जरा घुसते हैं। हमारे साथ 20-25 मिनट रहिए, भाव को ले आइए। भाव स्वागत है। जरा देखिए फिर मकड़ जाल, क्योंकि रोज मकड़ी डेली बुनती है ना जाला, ये भी रोज बुन रहे हैं सब। कि ऐसा नहीं कि एक दिन कार्यक्रम करके बहुत दर्शक कहते हैं रोज आप दिखाते हो, रोज है खबर इसलिए दिखा रहे हैं, हम नहीं बैठ सकते। पहली खबर लाइए। पश्चिम बंगाल में क्या 26 लाख फर्जी वोटर्स? बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग का है यह दावा। ये खबर लिखने वाला बता भी देता है कि किसका है और कौन इशारा कर रहा है। बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग का है यह दावा। मच गया हड़कंप, 26 लाख फर्जी वोटर्स। इस खबर में यह है कि चुनाव आयोग के ही अफसर ने बताया है, चुनाव आयोग की तरफ से खबर लीक हुई है कि 26 लाख फर्जी वोटर्स हैं, जिनमें मृत हैं, जिनमें जो है ऐसे मतदाता हैं जो जा चुके हैं, अपना एड्रेस पर मिल नहीं रहे हैं। ये संख्या पर 14 लाख पे अभी हम बात कर रहे थे कि फॉर्म नहीं जो है वापस आ रहे हैं। ये संख्या अब 26 लाख जुबानी आई है, बिना किसी तथ्य के। ये खबर और साफ कब होगी? जब अगली खबर देखेंगे आप। अगली खबर लाइए भैया, इंडियन एक्सप्रेस। बीजेपी टीम मीट्स ईसी ओवर एसआईआर इन बंगाल, सेज बीएलओज फेसिंग पॉलिटिकल कॉल्सियन। ये राजनैतिक धमकी, राजनीतिक दबाव की बात बताने के लिए कि बीएलओज पर राजनीतिक दबाव है, ये बताने के लिए बीजेपी की टीम चुनाव आयोग के दफ्तर में गई ज्ञानेश के, और वहां पे बता करके आई। आप सोचिए कि ये दंड से गए, बता के चले आए। और याद कीजिए कल चुनाव आयोग ने कोलकाता कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करिए। क्या ये मिला जुला खेल नहीं है? मैच फिक्सिंग नहीं है? इनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ये भी कोई लेटर दिखाए ना। भाव लेटर आना चाहिए ना कि बीजेपी की तरफ से लेटर गया था ज्ञानेश कुमार को कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है। ये निर्वाचन सदन ससुराल तो इनकी है नहीं कि मुंह उठाए चले गए, ससुराल ही तो आए हैं। निर्वाचन सदन का ससुराल हो तो बात अलग है। अब खबर दिखाता हूं, ये ऐसा नहीं है
जैसे सांसद या प्रतिनिधि जाना चाहते हैं वैसे ही डेलीगेशन गया है। लाइए भैया खबर लाइए, देखिए a 5-member delegation comprising समीक भट्टाचार्य सांसद, जगन्नाथ सरकार सांसद, खगेन मुर्मू सांसद, ओम पाठक एंड अमित मालविया उस ब्रिगेड के मुखिया met the commission officials seeking issues urgent attention to the pressing issues. The delegation also requested the poll panel to assure the Matua community members and those of other Hindu groups. लाइन देखिएगा भाव, उन्होंने क्या और रिक्वेस्ट की कि मथुआ कम्युनिटी मेंबर्स एंड दोज ऑफ अदर हिंदू ग्रुप्स इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट एंड जैन्स दैट देयर नेम्स विल बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग एसआईआर। यानी मथुआ न छूट पाए हिंदू ग्रुप्स जो हैं, और बुद्ध और जैन न छूट पाए, ये इनको भी शामिल आप करिए। इसके लिए बिना किसी चिट्ठी पत्री जो सार्वजनिक कुछ नहीं हुई, ये पहुंच गए। आगे जरा दिखाइए और खबर है। The delegation brought to the notice of Election Commission the fact that in Bengal, West Bengal, the office of the CEO is under the administrative control of the state home department, unlike other states where CEOs function independently. मतलब जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं पर सीईओ जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। बंगाल में सीईओ का ऑफिस वो जो है होम डिपार्टमेंट के बंगाल सरकार के प्रेशर में काम कर रहा है। दिस स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी कंप्रोमाइजेज ऑटोनॉमी एंड ऑपरेशनल न्यूट्रलिटी। इट इज क्रूशियल टू इंश्योर इंडिपेंडेंस अर्जेंटली। ये तत्काल प्रभाव से आजाद करवाइए सीईओ को। वो आजाद नहीं है, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में आजाद होते हैं जहां पर आजादी बोलने पर भी सजा मिल जाए। अब ये खबर देखिए, इसके आगे मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा तब आते हैं सवाल पर। अगली खबर लाइए, ये भी आज ही की खबर। देखिए सारी खबरें कैसे अपने आप जुड़ रही हैं। सीए के वादे और एसआईआर के डर के बीच फंसा बंगाल का मथुआ समुदाय। क्या है सबके लिए, क्यों है सबके लिए इतना खास? पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय सीए के जरिए नागरिकता के पुराने वादे और एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नाम कटने के डर के बीच फंसा हुआ है। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी मथुआ लोगों को चिंता है कि वे अपने पारिवारिक दस्तावेज साबित नहीं कर पाएंगे। सीए के तहत आवेदन करने पर उन्हें खुद को विदेशी घोषित करना पड़ता है, जिससे उनकी कानूनी स्थिति और कमजोर हो जाती है। अब हटा दीजिए, हटाइए इसको। ये सब खबरें मैं अभी आज सुबह से अब तक के डेवलपमेंट्स को खाली एड ऑन किया है। 26 लाख मतदाता गए। ये डेलीगेशन गया, डेलीगेशन दो चीज बताया कि बीएलओ बहुत सरकार के प्रेशर में ममता बनर्जी के हैं, और सीईओ इनको आजाद करिए और मथुआ समुदाय को आप वोटिंग राइट्स दीजिए। उनके पास कोई सबूत हो ना, उनको दे दीजिए वोटिंग राइट्स। दो बातें। अब अगली खबर ये भी लगी है कि मथुआ वहां पर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि मथुआ से 2014 से वादा किया था इन लोगों ने कि हम आपको सीए के तहत नागरिकता देंगे। वो तो दिया नहीं, एसआईआर दे दिया उल्टा। उसमें भरेंगे तो दिक्कत। अब आपको और एक अपडेट बताऊं, शांतनु ठाकुर जो मथुआ समुदाय के सबसे बड़े नेता जिसको भाजपा ने सेट किया और केंद्र में मंत्री हैं, वहां पर उन्होंने एक मथुआ महासंघ है, उसके वो अध्यक्ष भी खुद ही है, सबसे बड़े नेता मथुआ समुदाय के। उन्होंने एक कैंप लगाया है और उस कैंप में मथुआ महासंघ की तरफ से नागरिकता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं 100-100 रुपए में। वो कैसे दे सकते हैं? मथुआ महासंघ कैसे देगा? फिर तो हम कायस्थ, अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ बना करके कह लोग सब नागरिकता का, ये कैसे हो सकता है? ये सारा गड़बड़ झाला। और ये जो ससुराल चले गए तत्काल, ये निर्वाचन सदन आपको हमको तो जाने को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव चिट्ठी लिखते लिखते थक जा रहे हैं और ये मुंह उठा चले जा रहे हैं। इतनी खबरें डाउटफुल हैं, इसलिए कार्यक्रम लेके आए। और अभी बहुत कुछ बचा है। अभी पहला एक सवाल आपसे ले लूं, बहुत कुछ बचा है। कितने प्रेशर में बंगाल के बीएलओ हैं, सीईओ कितना बंधक है, और ये भाजपाई क्या कर रहे हैं निर्वाचन सदन में, क्या है? नहीं, भाजपाई क्या कर रहे हैं निर्वाचन सदन में, ये सवाल आपको बोलना पूछना नहीं चाहिए।
जब निर्वाचन आयोग प्रकोष्ठ है भाजपा का, निर्वाचन आयोग भाजपा का प्रकोष्ठ जैसा काम कर रहा है, तो भाजपा ये तो अपने ऑफिस में जाने से थोड़ी ना कोई रोक पाएगा। हाँ, रोकेगा दूसरे पार्टी राजनीतिक दलों को कि इतने मतलब 10 एमपीज आए तो आपको बैठने को जगह नहीं है, और 100 भाजपाई आए तो उनको चाय समोसे और कचौरी खिलाने की आपके पास सारी व्यवस्था है। नहीं खिलाए खिलाए ये भगवान जाने, लेकिन अंदर गए तो भाजपा की वो परंपरा है, खिलाते पिलाते ठीक ठाक है वो, चाय वाय पिलाते पिलाते, मतलब चाय की बात कर रहा हूँ। तो वो उस मामले में, और चुनाव आयोग पूरा भाजपाई हो गया यदि हम ये कहते हैं, तो वो परंपरागत हो गया है। वो भाजपा का ये जो एक्सटेंशन ऑफिस है, उस ऑफिस में भाजपा के कार्यकर्ता गए। इसमें देखिए, चुनाव आय मतलब अब चुनाव प्रक्रिया में बीएलओ की जगह तो भाजपा के कार्यकर्ता लगाना शुरू कर ही दिए। मध्य प्रदेश में तो पकड़े ही गए। तो अब बचता क्या है? ऊपर से नीचे तक भाजपा है। अब क्या शाखा ही लगवाओगे? तभी मानोगे आशीष जी? कि शाखा ही नहीं लगी, नमस्ते सदा वत्सले सुबह सुबह मॉर्निंग में लट लेके जब सब घूमेंगे तभी आपको लगेगा कि ये अब वो प्रकोष्ठ हो गया, वो ऑलरेडी प्रकोष्ठ हो गया, तो उसका नहीं है। दूसरी बात है कि विपक्ष सवाल पूछता है। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उसके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं होते। जब चुनाव आयोग की पॉकेटमारी, चोरी, डकैती पकड़ी जाती है तो चुनाव आयोग जवाब ही नहीं देता। तो सवाल पूछने वालों के जवाब नहीं। हाँ, चुनाव आयोग से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कोई तैयार हो, तो चुनाव आयोग उसका स्वागत करता है, और भाजपा वाले इंस्ट्रक्शन देने या इंस्ट्रक्शन लेने आते हैं। सवाल नहीं पूछो, या तो इंस्ट्रक्शन देने जाओ चुनाव आयोग को कि ये ऊपर साहब का आदेश है, ऐसा होना है, या इंस्ट्रक्शन लेने जाओ, मैंने ये सारा सेटिंग कर लिया है, बाकी काम तुम कर लो। तो इसलिए मतलब भाजपा नॉन भाजपा लोगों के लिए चुनाव आयोग वंचित है, वर्जित स्वर है चुनाव आयोग के लिए, और बाकी लोग जो है वो उसके लिए बिल्कुल साथ में है। ये 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 बड़ा क्लियर कट डिमार्केशन है अभी, और ये अब ढिठाई और होगी, और ढिठाई होगी, और बोला जाएगा कि आप ये नहीं, आपको ये अधिकार भी नहीं पूछने का कि बीजेपी वाले कैसे आ सकते हैं, हम क्यों नहीं आ सकते? ये आप कौन होते हैं पूछने वाले? मेरा घर है, मैं तय करूंगा किसको बुलाना क्या नहीं। चुनाव आयोग हूं, मैं नहीं मानता आपको, मैं बीजेपी के कारपोरेटर को भी जगह दे दूंगा, मैं मानता हूं उसको बड़ा नेता। आप कौन होते हैं मेरी मेरी जिम्मेदारी तय करने वाले? ये तो सब भगवान का रूप हो गया ना। तो ये तो आपको लगातार दिखा। अच्छा, बीएलओ किसके प्रेशर में है भाई? बीएलओ काम के प्रेशर में है, बीएलओ चुनाव आयोग के प्रेशर में है। जो चुनाव बीएलओ बीएलओ उनके प्रेशर में है। बीएलओ सरकार के, ममता बनर्जी क्या प्रेशर डालेगी? मुझे बताइए, जब चुनाव आयोग का काम शुरू होता है तो वो चुनाव आयोग के अधीन कहलाते हैं। भाई, डीएम जो हड़का रहा है और एफआईआर दर्ज करवा रहा है, ये सरकार की अनुशंसा से थोड़ी है। भाव, आप जिस मुकाम पे पहुंचाए हैं ना, वहां पर बस 2 मिनट रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही मैं अगला सेगमेंट दिखाने वाला था। हम दर्शकों को आधा अधूरा कभी नहीं जानकारी देते। दरअसल बीएलओ किस प्रेशर में है और किस प्रेशर में जान दे रहे हैं, ये तो हम रोज दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तत्काल खबर है तो तत्काल ताजा ताजा देखिए। भैया सुनाइए पहली बाइट, फिर परिचय बताता हूँ। सुनाइए, सुनिए भाऊ, प्रेशर किसका है, कहाँ है, सुनाइए। दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। तो हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जा करके उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर लेंगे। क्या नाम
नाम है आपका, क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। अब मैं बता दूं ये परिचय, ये विपिन जिसने जहर खा लिया था एक बियल्लो, अब नहीं दुनिया में है, वही कहा ना कि दीदी के फोन से रात में बात हुई थी, ये विपिन के साले हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ आदमी, फिर शब्द वही निकल जाते हैं जाहिल टाइप के लोग, इनको ये भी नहीं पता है बहुत पॉइंट की बात कि ये इस समय आप भी खुद शादी ब्याह में कितने जा रहे हैं, शादी ब्याह का समय है, गांव में तो शादी ब्याह रिश्तेदारी सबसे ऊपर होती है, कहते हैं बाद में फार्म ले जाना, फार्म जरूरी है कि हम जाए रिश्तेदारी अपना निभाना, शादी ब्याह देखें। ये जान दे दिया, कौन प्रेशर है, इसलिए खबर तुरंत लाया हूं। प्रेशर किसका है? ये उत्तर प्रदेश के योगी के सरकार का है, ये जो घटनाक्रम है। जिस ये साला था, बहनोई नहीं रहे, वो हमने फतेहपुर आपको सुनवाया था, जो है बहन बता रही है कि कल ही बारात जानी थी हमारे भाई को, राजू भाई रहा नहीं। आगे सुनिए, सुनाइए, यही आगे सुनाइए भैया, लाइए। आखिरी बात ये है कि एसडीएम बहुत हमें हड़कावत है, हम सस्पेंड कर दी, जबरदस्ती कर रहे हैं, नाम बढ़ावा जनरल का। से एक दिन पहले बात हुई थी हमसे, तो उन्होंने बताया कि एसडीएम बीएलओ और वो एसडीएम बीडीओ और वो लेखपाल तीनों उनको वो कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ओबीसी वोटरों को वोटर में से नाम काटा जाए और जनरल वालों को बढ़ावा दिया जाए। कहानी अधिकारी लोग परेशान कर रहे थे 2-3 महीने से, इसलिए ऐसा तो लोग प्रेशर डेली डालते थे, कहते थे कि सस्पेंड कर देंगे, पुलिस बुला के उठवा लेंगे, तो लोग इतना दबाव डाल रहे थे। तब भी अपने भाई को परसों बुलाए थे रात में, हमके भैया चले आओ, इनका जल्दी जल्दी कर दो, ये कर नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं भूल जा रहे हैं। तब ये बोला था कि हम शाम तक कल आ जाएंगे, तब तक सुबह तक ऐसा काम कर लेंगे। ये पहले जो सबसे पहले बुजुर्ग थे वो पिता थे, उनके पूरा परिवार के क्लिप से बाइट के भास्कर के सौजन्य से, ये पिता थे कि मतलब वो करके दबा दबा के, उसके बाद में आपने सुना आखिर में कि साले को बोला था, साले ने कहा था कल से हम आ जाएंगे हेल्प करने के लिए, मतलब हम अकेले कर नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है इतनी धमकी में, तो हम आ जाएंगे। कौन प्रेशर में है? ये ज्ञानेश कुमार इंसान है कि नहीं है भाऊ? अभी तो नहीं है, अभी आगे देखिए, सुनिए भैया, कहाँ और सबूत दिखा देता हूँ, और सबूत अगला प्ले करिए, सबूत देखिए, ये जनता देखे इस देश की, वो भक्त देखे, वो गंध भक्त, प्ले करो भैया। क्या हुआ भाई के साथ? कहाँ बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। यहाँ के हेड का फोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था, तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है, हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए, तब तक उन्होंने अपनी जाँच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे, क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी, रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे, सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था, काम का लोड ज़्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, सितंबर में एक्सपायर हो गई थी, तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही, बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है, ऊपर से ऊपर डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट मारता था क्या? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, तो आदमी प्रेशर में आता है। क्या लग रहा है कि उसी प्रेशर से 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। कहाँ तैनात है ये प्राथमिक विद्यालय परदुली में तैनात है। हटा दीजिए, ये भाऊ ये बरेली का है, कितना सुना, ये बरेली का है भाई, खड़े खड़े यही एसआईआर करते, गिरा भाई नहीं बचा। और स्थिति सुनिए आपने, सुन करके अजीब सा होता है, पत्नी 2 महीने पहले मरी थी, बच्चों को तैयार करना, बच्चों की स्कूल भेजना, बच्चों खाना पानी की व्यवस्था करना, रात के 12 बजे तक एसआईआर करना, इसका गुलाम है ये। इसको इस देश में सामूहिक एफआईआर होनी चाहिए, 1 करोड़ लोग एफआईआर लिखवाएं इस आदमी के खिलाफ। और इन तानाशाहों को एक शब्द, एक लाइन संवेदना के लिए नहीं है। उस निर्वाचन सदन को बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है तानाशाही का अड्डा, उसके जरिए तानाशाही कर रहे हैं सर। नहीं, उसमें मुझे सबसे ज्यादा दुख और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा न्यायपालिका पे आ रहा है आशीष भाई। क्या सर्वोच्च न्यायालय को ये खबरें समझ में नहीं आती? इतने लोग मर गए हैं,
उसकी हकीकत दिखाएंगे आज ही, उस सूर्यकांत का टिप्पणी। अब इस उम्मीद कोई करे कि हम कहें माननीय, तो माननीय उन्नीय की कल्पना छोड़ दीजिए, लटका दीजिए फांसी पे। हर जगह पर ये सब भाजपा के एजेंट बैठे हैं सब। उसकी भी खबर दिखाएंगे, आज ही दिखाएंगे। वो तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री 700 किसान मरने पे बोलता है, मेरे लिए मरे क्या? संवेदनहीन जब लोग सत्ता में बैठे हैं, तो उनके रबर स्टैंप तो उससे ज्यादा संवेदनहीनता दिखाने में आगे जब बढ़ेंगे। ये तो यूएसपी है कि साहब आप 700 मरने पे कुछ नहीं हुआ, मैंने तो 1000 मरने पे भी देखिए, आपसे भी बड़ा आंकड़ा कर दिया मैंने, मैं ज्यादा लॉयल हूं आपसे। करके रखा है। अभी और चिट्ठी दिखा देता हूं, अभी और सबूत, इसी सबूत दिखाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। और आज सूर्यकांत ने पता है क्या बोला है? मैं खबर बाद में बताऊंगा, अब चर्चा आई है तो आपको बता दूं। सूर्यकांत ने बोला कि ये जो है, जो सरकारी लाभार्थी योजनाएं हैं सरकार की, कि किसी गरीब को अनाज मिल जाए, उसको लाभ मिल जाए सरकारी योजनाओं का, उसके लिए मान लिया कोई विदेशी घुसपैठिया है और उसका आधार सरकार ने बना दिया कि चलो इसको राशन पानी मिलता रहे, तो क्या आप मानते हैं, कपिल सिब्बल से बोला कोट एंड कोट, तो क्या आप मानते हैं जिसको सरकार ने आधार कार्ड दे दिया कि उसको सरकारी लाभ मिले, क्या आप चाहते हैं कि उसको मतदान का भी अधिकार दे दिया जाए? भाई क्यों उसको तुम दे रहे हो? मेरे हक का लाभ क्यों दे रहे हो घुसपैठिए? अमित शाह उसी बात पे कहता है कि हम घुसपैठिया निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार में जो आपने एसआईआर किया, फ्रीज कर दी पूरी मतदाता सूची और अपनी पीठ थपथपाई, उसमें कितने घुसपैठिया यही बता दे। हाँ, सूर्यकांत जी यही बता देना, सूर्यकांत जी वहां बता दे कि भाई 2 लाख घुसपैठिया निकाले हमने, तो फिर उनको आधार कार्ड भी नहीं देना चाहिए, और क्यों घुसपैठियों को राशन मिले भाई? क्यों मिले? घुसपैठियों की क्यों मिले राशन? हाँ। क्यों दे? या तो फिर इसको भी सुप्रीम, कितना कंट्राडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अच्छा सरकारी योजनाएं उनको, उनके लिए राशन की व्यवस्था के लिए अगर बन गया आधार कार्ड, तो भी फिर संसद में कानून पास करो कि इस देश में घुसपैठियों का आधार बनेगा, वोटर कार्ड नहीं बनेगा, बना दो ना कानून। हाँ, तब जो भी मन हुआ मन में बोले, तुम लोगों आधार कार्ड है किस लिए? तो बाप बन गए हो देश के। आधार कार्ड है किसके लिए? आधार कार्ड को एक बार परिभाषित करें। आधार कार्ड क्या है? सब देश के बाप बन गए, कुर्सी मिल गई, सब देश के बाप बन गए। ये सब देश के बाप, कोई ताऊ है, कोई फुफ्फा है, कोई मौसा है, सब देश के बाप बने घूम रहे हैं, इनको कुर्सियां मिल गई। इस देश के, इसी देश में से निकले हैं, यही परिवारों में से, इन्हीं गांवों में से, लेकिन बाप बन गए हैं सब। ये तानाशाही का प्रारंभिक लक्षण होता है और यही अंतिम लक्षण होता है। प्रारंभ नहीं है, अब हो गया तानाशाही, बिल्कुल पीक पे आ गई है। वही अंतिम और प्रारंभिक दोनों लक्षण यही। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चिट्ठी देखिए, अगली चिट्ठी। और यदि घुसपैठिया आपका अनाज और लाभार्थी की सारी सेवाएं ले रहा है, तो उस घुसपैठियों को मतदान का अधिकार भी दे दो ना। जब वो सारे लाभ उठा ही रहा है भारतीय नागरिक बनके, तो फिर एक मतदान का अधिकार क्यों उसे वंचित रख रहे हो? और जो सरकार उसको इतना लाभार्थी का योजनाएं दे रहा है, वो सरकार कोई मदद करेगा? मतलब कुछ भी, ये देश में अदालत खुली है, चुनाव आयोग खुला है, पता नहीं सब। इससे अच्छा तो कोटे की दुकान खोल के बैठते सब, राशन का कोटा जो होता है वहां राशन बांटते जाकर के घुसपैठियों को। ये देखिए, ये चिट्ठी पढ़ी है, विषय पद से त्याग पत्र, और ये ज्ञानेश कुमार की जो है पुत्री जी को त्याग पत्र लिखा। ये नया त्याग पत्र है, पहले आपको पढ़ के सुनाया, एक पहला ऑलरेडी पढ़ चुका, ये नया त्याग पत्र है। क्या करेगा आशीष अपनी जान? अब देखिए, आप जिंदगी रही तो रेडी के एक टीचर, यदि उसकी जिंदगी बची तो वो कम से कम रेडी पे सब्जी बेच के 2 टाइम की रोटी खा सकता है, और प्रधानमंत्री की भाषा में पकोड़े तल के भी रोजगार उपलब्ध करवा सकता है, परिवार पाल सकता है। लेकिन वो जीवित रहना तो जरूरी है, और यदि जीवित रहे भी ले, कोई जीवट हो और ये सारा प्रेशर भेजने के बाद भी जीवित रहे, तो फिर क्या उसको एफआईआर क्या जेल जाना पड़े? एक बार जेल जाने के बाद तो रेडी भी नहीं, सब्जी भी नहीं बेच पाएगा। इससे अच्छा है कि नौकरी त्याग पत्र दे दो और सब्जी दे दो।
देखिए क्या सरकारी स्थिति नौकरी पाना ये इस देश में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यदि कोई उपलब्धि से छोड़ रहा है तो आप समझ लीजिए वो कितना प्रेशर में होगा। जब 60-60 70-70 लोगों पे एफआईआर दर्ज होगी तो यही नतीजे होंगे। डीएम साहिबा खुद ही जाके कर ले, फॉर्म भर ले बीएलओ का। ना तो हुक्म चलाने के लिए सब ये लोग हम लोग सामान्य इंसानों से अलग हैं। ये अलग हैं, ये सामान्य इंसान थोड़ो है, ये खास इंसान है। लेकिन लिखा है उसने, महोदया मैं कविता नागर प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूँ। पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हूँ, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां अत्यंत विषम हो गई हैं। बीएलओ का कार्य करते हुए फील्ड में लोगों का व्यवहार और अपने विभाग के अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अतः मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मैं अपने अध्यापन कार्य तथा बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रही हूं। कृपया स्वीकार करते हुए मार्गदर्शन करें कि बीएलओ का सामान किसके सुपुर्द करना है। धन्यवाद। कविता नागर। ये अगली एक और लेटर लाइए। प्रेशर हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वो प्रेशर का कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई सबूत नहीं। वो 5 गए थे निर्वाचन सदन में ज्ञानेश के दफ्तर में, भाजपाई। इतने सबूत हैं, इतने सबूत। ये प्रेशर बोल रहा है अपने आप कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर की परिभाषा लिख रहा है, इतनी खबरें जो हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस पर कोई ज्ञानेश और उसका दफ्तर नहीं सुनने वाला है। अगली चिट्ठी देखिए, ये अगली चिट्ठी, ये प्रेशर कैसे होता है। विकास शर्मा, सहायक अध्यापक सुपरवाइजर, ये नोटिस है, एक नोटिस खाली मैं बता रहा हूं। सुपरवाइजर ये खुर्जा का है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इतने इतने आधार पर नामावली, मतलब पूरा है। अब नीचे वो पूरा ब्यौरा दिया है। नीचे, जैसा कि आप अवगत हैं कि बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया, आप उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के सीधे नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्ययन है। ये नोटिस में लिखा है कि आप सीधे निर्वाचन आयोग के। तो ममता बनर्जी कहाँ बता रहे हो? मैं वही तो, जब आपने ओपन किया तभी तो मैंने कहा कि चुनाव का, कोई भी चुनाव आयोग का काम जब शुरू होता है तो उसके लिए जो कर्मचारी होता है वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। हाँ, हाँ। तो ममता बनर्जी कहां से प्रेशर करेगी? ममता बनर्जी तो इनके लिए लड़ रही है, राहुल गांधी इनके लिए लड़ रहे हैं, अखिलेश इनके लिए लड़ रहे हैं, तेजस्वी इनके लिए लड़ रहे हैं, स्टालिन इनके लिए लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे इनके लिए लड़ रहे हैं कि भाई ये इन बीएलओ का कुछ करो, इनका कोई माँ बाप नहीं है, ये मर जाएंगे ऐसे। लेकिन इस चिट्ठी में और हिस्सा दबाव होता क्या है? ये कुछ नहीं है, ममता बनर्जी के सत्ता से निकालने और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि ममता का दबाव का भी एक एप्लीकेशन लिखवा लो। वह सबूत थोड़ी पूछे जाते हैं। क्यों लाइन पढ़ रहा हूं, आप खाली लाइन में अभी मेन देखिए कि क्या क्या लैंग्वेज देखिए, कितना आदमी डराने की कोशिश है। आप अवगत है कि उक्त कार्य समयबद्ध और अति महत्वपूर्ण है। यह भी अवगत कराना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 में, ये इसी में एफआईआर हो रहा है, दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्वाचक नामावली को तैयार करने आदि से सशक्त पदीय कर्तव्यों को भंग किए जाने में न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। आप कोई कार्य प्रारंभ किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा निर्वाचन जैसे अति महत्व कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है आपके द्वारा। आपके सुपरवाइजर क्षेत्र में सभी बूथ आज दिनांक तक 30% से कम है, जो सीधा निर्वाचन आयोग के आदेश का उल्लंघन है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने सभी बूथों को कल 12 बजे तक 30% से अधिक कार्य सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 32 के अंतर्गत विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, यानी 3 महीने कम से कम और अधिकतम 2 साल की सजा, जेल। ये नोटिस में लिखा जा रहा है। दबाव कौन बना रहा है? दबाव बनाने की बात करें, कौन बना रहा है दबाव? दबाव हो गया। अभी आगे बढ़िए भैया, खबरें, मतलब स्थिति कितनी भयावह है ये देखिए। हिमांशी दहिया, अब महाराष्ट्र वाला जो मैंने कहा था, महाराष्ट्र एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन रिलीज्ड ड्राफ्ट वोटर रोल्स फॉर द अपकमिंग लोकल बॉडी पोल्स ऑन 20th November and they are in poor shape. We zoomed in on a ward in Nanded.
जरा दिखाइए नांदेड़ वाली फोटो, ये देखिए, ये मतलब ऐसी स्थिति में मतदाता सूची है कि वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है। और ज्यादा इसको समझने के लिए जरा अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। मुंबई में 11% डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही जगह 103 एंट्री, निकाय चुनाव से पहले बड़ा खुलासा। चलो भैया अगला लाओ। इसमें देखिए, अकेले मुंबई में 1.03 करोड़ वोटर्स में से 10.64 यानी 11 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट में एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। ये मुंबई है, अकेले मुंबई में 11 लाख से ज्यादा। इसी पर विधानसभा चुनाव हुआ है। आशीष अब जी, हाँ, एग्जैक्टली, लोकसभा चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव में जो नई सूची बनी, हाँ, उस सूची को लेके पालघर वाले लोग तो कोर्ट में भी गए थे। तब भी उन्होंने बताया था कि 25,000 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे हमारे यहाँ मत बढ़े हैं और ये फ्रॉड है सब। अब चुनाव आयोग इसी फ्रॉडुलेंट लिस्ट पे, इसी फर्जी मतदाता सूची पे ही नगर निकाय की चुनाव करवाना बिल्कुल अड़ा हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र में एसआईआर अभी नहीं है, क्योंकि उनको, और महाराष्ट्र में एसआईआर अभी होगी भी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मतदाता सूची इंप्रूव्ड डिजाइंड है, जिसके नतीजे आपने विधानसभा में देख लिए। अब मुझे बता दीजिए, दूध देने वाली गाय को कोई बेचेगा क्या? ये मतदाता सूची तो बीजेपी के लिए नतीजे उगलती है। अब यदि एसआईआर करेंगे आप और 10 लाख जो डुप्लीकेट मत है, यदि उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर बीजेपी नगर निगम में कैसी आएगी? शिवसेना कैसे निपटेगी? ये शिवसेना के निपटारे की व्यवस्था है, जो विधानसभा में निपट गई, अब ये नगर निगम इकाई में होगी। अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं महाराष्ट्र में एसआईआर हुई, जबकि लोकल बॉडीज के चुनाव तो यूपी में भी है, लोकल बॉडीज के चुनाव तो केरल में भी है, लेकिन इसके बावजूद वहां मतदाता सूची का इनविजिबल रिगिंग हो रहा है, या सारा स्पेशल इनविजिबल रिगिंग। लेकिन जहां रिग्ड है पहले से ही, वहां डबल रिगिंग करने की क्या जरूरत है? ये तो 2029 तक चलेगी सूची, इसी ने तो नतीजे दिए हैं। भाजपा सत्ता में आई है 130, जहां मात्र 9 सांसद 48 में से आए, 3 महीने बाद 130 विधायक लेके आए, सब विधायक ज्यादा। लेकिन इस खबर को ही फ्लोट करने में खेल है भाऊ। पता है, इस खबर में भीतर के मैं बता दूं बात, हम लोग आधा सत्य नहीं दिखाते, पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये दिखा करके कि 11 लाख फर्जी मतदाता हैं। इसी खबर में लिखा है कि अफसरों ने जो डिटेल दिया उसके मुताबिक जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में, मतलब जिन 5 विधानसभा नहीं, जिन 5 वार्ड में पार्षद का है ना निकाय चुनाव, जिन 5 वार्ड्स में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं, वो विपक्षी, उनमें से 4 वार्ड विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में पड़ते हैं। एक वार्ड में कितने डुप्लीकेट वोटर होंगे? 1000, 2000, 4000, 11 लाख की बात है। उसको कैसे टिल्ट किया, घुमाया? नहीं, इसका भी अभी डाटा किसी के पास नहीं है। नहीं, डाटा नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। डाटा नहीं। आपको वार्ड वाइज चाहिए, ये विधायक इसका वार्ड, जैसा राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, ये वार्ड, ये एड्रेस, ये चेहरा, ये फोटो, ये ब्राजीलियन मॉडल, ये उसके वोटर कार्ड, ये इस एड्रेस पे, ये एड्रेस का घर जहां मात्र 4 लोग रह सकते हैं, वहां 250 लोग हैं। देखिए, ये इसी के साथ डाटा देना होगा ना। ये तो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फर्जी वोटर के भरोसे शिवसेना सत्ता में है। फर्जी वोटर शिवसेना ने बनवाए, यही कहने का मतलब है इनका। अरे इतनी औकात उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजित, शरद पवार और कांग्रेस की होती तो ये बीजेपी जीवन भर सत्ता में नहीं आती। यही तो गलती कर गए, कांग्रेस यही तो गलती कर गई।
कि अपना रबर स्टैंप नहीं लाया, वो सेशन जैसे लोगों को ले आए, जिसने कांग्रेस को ही पसीना पसीने पसीना करवा दिया। करीब करीब 3.5 साल से 3.25 साल से महाराष्ट्र में लगातार सत्ता में है। उसके बीच में 2 चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, हाँ, विधानसभा चुनाव। हर चुनाव के पहले एसआईआर भले न हो, लेकिन हर चुनाव के पहले मतदाता सूची में मतदाता जोड़े घटाए जाते हैं, हर चुनाव के पहले। बिल्कुल ये जो बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल 6 बिल्कुल है, ये हमेशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन किया? कहने का मतलब है फिर जो है, जो सीईओ है महाराष्ट्र का, उसको टर्मिनेट करो, वो अगर बिल्कुल उद्धव टर्मिनेट ठाकरे करो। के साथ काम कर रहा है तो। और देखिए, एक खबर और फिर खत्म करेंगे, क्योंकि इतनी खबरें हैं ना। इनके ज्ञानेश का, हम कह रहे हैं कि ज्ञानेश का मकड़जाल मकड़ी से तेज बुन रहा है, हाँ, बुनाई कर रहा है। अगली खबर लाइए, साकेत गोखले का ट्वीट लाइए। बंगाल। हाँ, अब फिर पहुंचे हम जो है बंगाल। साकेत गोखले का ये रहस्यमयी जो ऐप आया है, ये देखिए, साकेत गोखले ने लिखा, ECI's mysterious AI app. Now election commission says they will use an AI app during the SIR exercise in Bengal. ये अभी नया ताजा। As is typical, there are zero details of who made this app and its functionality. ये कौन ऐप बनाया, इसका फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं पता है, सब शून्य जानकारी। Who is the vendor and developer, ये भी नहीं पता है। What the app audited for AI bias, ये भी नहीं पता है। कि was the app audited, मतलब ऐप का भी ऑडिट होता है कि ये ऑडिट हुआ है कि नहीं, कि ऐप बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लीन है, बाइस्ड नहीं है, उसमें कोई खेल खिलवाड़ नहीं है। क्या ये ऑडिट है? अगर ऑडिट होगा तो ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। Why is AI required for searching duplicate entries when existing PDF software can do it easily? आप मशीन रीडेबल पीडीएफ दे दो तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। मशीन रीडेबल पीडीएफ में दंड से पता चल जाएगा डुप्लीकेसी कितनी है, आधे घंटे के अंदर। फिर एआई का क्यों आया है? इन 2019 में आई हैड एक्सपोज्ड how the ECI had hired an agency associated with the BJP IT cell in Maharashtra. 2019 में मैंने एक्सपोज किया था कि कैसे चुनाव आयोग ने एक एजेंसी, बीजेपी आईटी सेल से जुड़ी हुई एजेंसी को महाराष्ट्र में हायर किया था। ऑन मंडे, CM Mamta had written to the ECI raising concerns over the hiring of 1,000 data entry operators and 50 software developers from outside. Why is the ECI hiding details of this AI app? क्यों इसके डिटेल छिपा रही है? What is the guarantee that this mystery app has not been developed by someone with BJP links? क्या गारंटी है कि ये बीजेपी के लिंक वाले लोगों का डेवलप किया हुआ ऐप नहीं है? There is zero transparency in the SIR process, which is being rushed in a very suspicious manner. Why is the ECI not coming clean? अखबार का कटिंग दिखा दीजिए, अखबार की कटिंग दिखा दीजिए इस ऐप वाली। देखिए, बंगाल CEO says will use AI based app to identify duplicate voters during SIR. ये है भाव, देखिए। मैं ये कह रहा हूं, आपको एआई में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डिजिटल लिस्ट मुहैया करवाइए, सारे राजनीतिक दल आपको बता देंगे। क्या हर राजनीतिक दल अब अपना अपना रिपोर्ट दे देगी। भाई, राजनीतिक दलों का उपयोग क्यों नहीं करती चुनाव आयोग? आपको एआई का यूज ही नहीं करना है, आपको इतने सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, आपको सिर्फ डिजिटल लिस्ट मुहैया करवानी है। ये एआई के नाम से और फ्रॉड करने का एक नया तरीका है। ये अपने किए हुए को जामा पहनाने का एक, अब तो एआई ने भी ओके कर दिया। जैसा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया, अब क्या इसमें फ्रॉड है? अब तो इसने एआई ने भी ओके कर दिया, अब इसमें क्या फ्रॉड है? आशीष, भ्रम फैलाने का एक नया तरीका जिसका नाम एआई। चुनाव आयोग डिजिटल लिस्ट दे दे, बाकी काम चुनाव राजनीतिक दल कर लेंगे। और ये
हाँ, ये डिजिटल लिस्ट आप बिहार की दे दो, चलो ठीक है। जो आपने एसआईआर के बाद फ्रीज की बिल्कुल अच्छी तरह से, हाँ, आप वही दे उसमें दीजिए, बिहार की दे दीजिए। कोई दिक्कत ही नहीं बिहार है, की वो दे डिजिटल देते। दे दी, हाँ, वहाँ बिहार की डिजिटल दे दीजिए। हम बता देंगे आपने बिहार में क्या गंदगी मचा रखी है। हम्म। इतना गुमान है आपको अपने आप पे, तो डिजिटल लिस्ट दिखा के देखिए। नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलेगा देने के लिए, कि नहीं उसको सुप्रीम पूरा कोर्ट नहीं भरोसा है, बोलेगी। संवैधानिक निकाय है। अच्छा, दुनिया एक में बात किसी को आपने हो ना जो हो, कही। सुप्रीम कोर्ट का ही भरोसा है चुनाव आयोग पे। हाँ, हाँ, बस उसी को है। और और कल बस उसी बात को है। कही थी आपने बहुत, वो बात और अब साबित होती जा रही है, जो सूर्यकांत का भी ताजा मनोज झा के की याचिका पर जो उन्होंने कहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग राज्यों से, हम लोग बहुत सारे लोग खबर भी चलाते हैं, केरल ने भी याचिका डाल दी, तमिलनाडु में भी डाल दी। अब वो याचिकाकर्ता मूर्खता के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आपने, भाऊ सूर्यकांत ने जब कह दिया बिहार में कि भाई इसका मकसद, बंगाल में, बिहार में मनोज झा की याचिका पर, कि भाई आप आधार का मसला है, आधार के मसले पर आप क्या चाहते हो कि हम इनको मतदाता बना दें। एसआईआर करने का अधिकार है, एसआईआर करने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास, संवैधानिक संस्था है। और उसी के बाद आखिर में तमिलनाडु की याचिका पर चुनाव आयोग से नोटिस चुनाव आयोग को जारी करता है। क्यों? फिर सब खारिज करो एक साथ, क्योंकि बिहार को, पहले बिहार का हो गया कि बिहार में सब कुछ खारिज, तमिलनाडु का भी कर देंगे, फिर अलग से केरल का कर देंगे, कि एकदम स्टेब्लिश हो जाए कि ज्ञानेश कुमार के हर क्रियाकलाप पर मुहर सुप्रीम कोर्ट का है। मैं आपको उस दिन भी मैंने आपको कहा था, मैंने अडानी का उदाहरण भी दिया था आपको। ये सर्वोच्च न्यायालय में जाना मतलब चुनाव आयोग की सारी जितनी भी करतूतें हैं, काले जितने कारनामे हैं, उसके ऊपर कानूनी जामा लगवा देना, कानूनी सील हाँ, लगवा देना। हाँ। ये संविधान निहित है। चलिए, आज तो, आज का एक्सरे भी अगर आप लोग को, दर्शकों को वक्त मिलेगा तो देखिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो हालांकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पे ये सब खबरें करना नहीं चाहते, करने में हिचकते हैं, लेकिन ऐसे हिचक जाएंगे तब तो फिर घर में ही बैठे, कुछ ना करें। हेट स्पीच पर, उस पर पूरा एक्सरे है, आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। हेट स्पीच पर विक्रम नाथ, वो भी आगे सीजीआई, सूर्यकांत के बाद सीजीआई बनेंगे। उन्होंने कहा इतना नहीं, ये सब एक एक लेके चले आओ और हम कानून बनाए। जाओ अपने अपने यहाँ राज्यों में, पुलिस के पास जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। और वो ऐरा गैरा नत्थु खैरा उसको कह रहे हैं कि जो मंत्री है कैबिनेट में आसाम में, हाँ, हाँ, और वो मुसलमानों की हत्या के लिए उसका रहा है कि गोभी की खेती हाँ। करने के लिए परमिशन मिली है। गजब है, मतलब गजब। सुप्रीम कोर्ट तो अद्भुत है। फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार हम लोग के लिए क्लियरिटी हो जाएगी, मैं तो चाहता हूं, बहुत दिक्कत हम लोगों से भी है, एक बार क्लियरिटी हो जाए हम लोगों को, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कौन से मामलों पे सुनवाई करेगा, उसका क्या, किसमें इंटरेस्ट है, नहीं, उनका किसमें। इंटरेस्ट अर्णव गोस्वामी जैसे केसेस में है। हाँ, हाँ, उसी में है। खैर, सोनम इजाजत वांगचुक दीजिए, को नहीं मिलेगा, सोनम वांगचुक जिसने देश के लिए किया उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो तारीख रात को तारीख 12 बजे रात को 12 बजे अर्णव गोस्वामी के लिए खुलेगा। ये वर्तमान है देश का, जो भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लेके बैठा हुआ है। चलिए, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एक लंबा नमस्कार, कार्यक्रम हो नमस्कार। गया। नमस्कार, नमस्कार।